हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो हम रिसर्च कर चुके हैं और आई होप आपको उसमें कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आया है तो यू कैन आस्क। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आज हमारे स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की आज हम बात करेंगे। तो जो भी रिसर्च के डिज़ाइंस थे वो सारे हम कर चुके हैं। तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स का रोल है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और आप जब भी कोई रिसर्च करते हो तो उसके रिजल्ट्स कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए आप स्टैट्स लगाते हो। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स दो तरह की होती है। एक होती है आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक होती है आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स केवल और केवल डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए काम में आती है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू क्लासिफाई ऑर्गेनाइज डेटा। और इन्फरेंशियल क्या काम आती है? ये आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए काम में आती है और रिजल्ट्स को जनरलाइज करने के लिए काम में आती है। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव केवल डेटा को समझने के लिए काम में आती है कि डेटा कैसा है। तो कैसे समझते हो आप? एक तो आपने सुना होगा सेंट्रल टेंडेंसीज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। इसमें कौन कौन आते हैं आपके? मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं और ये आपके डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। इसके अलावा आपके इसमें आ जाते हैं अगर आपने सुना हो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टल डेविएशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। बाकी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एसडी, मीन, ये सारी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्टिव में आती है, डेटा को समझने के लिए काम में आती है। इन्फरेंशियल में क्या आता है फिर? जो भी हमारा टी टेस्ट, एनोवा, मैनोवा, तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो आती है वो आपके इन्फरेंशियल में आती है। ठीक है, अब ये जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, जब भी आप, अगर आपने क्योंकि यूजीपीजी में किया है, टी टेस्ट, एनोवा आपने लगाया है, तो क्या बिना मीन के, बिना एवरेज के आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इन्फरेंशियल में डिस्क्रिप्टिव की रिक्वायरमेंट होती है, मीन, एसडी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत आ जाती है। ठीक है, सो अब हम इनको डिटेल में करते हैं। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में हम सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे। मीन क्या होता है? मीन इज़ बेसिकली एवरेज। बहुत सिंपल है, मीन एवरेज होता है। इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपको डेटा दिया होता है उन सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से आप डिवाइड करते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे क्लास में किसी बच्चे के 2 नंबर आए, किसी के 4 आए, किसी के 3 आए, किसी के 8 आए, किसी के 10 आए। तो अब मुझसे कोई पूछता है भी तुम्हारे क्लास में बच्चों के ऑन एन एवरेज कितने नंबर आए, तो मैं क्या करूँगी? आई विल ऐड ऑल ऑफ दीज, सम ऑफ ऑल दीज फ्रिक्वेंसीज, 2 + 4 + 3 + 8 + 10 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो डिवाइड बाय 5। तो ये हम प्लस करेंगे तो 27/5 आ रहा है। 27/5 मतलब आपका 5.4। ये क्या है? मीन। तो मीन आपका एवरेज होता है, पेपर 1 में भी आपने एवरेज पढ़ा होगा। तो ये बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, फाइन। ये आपने 9th 10th में भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा होगा। अब इसमें याद ये रखिएगा कि जो मीन का जो डेटा आता है आपका, वो बेसिकली इंटरवल लेवल पे आता है। ये आपके लिए एडिशनल नॉलेज है। कौन से लेवल पे? इंटरवल पे। ये हम कर चुके हैं डिस्कस, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो। अगर आपको याद नहीं है तो पहले वो वीडियो कवर करके आओ, क्योंकि वो वर्ड्स बार बार यहाँ पे काम में आएंगे। ठीक है, ओके। मीन के बाद अब हम बात करते हैं मीडियन की। लेट मी चेंज द कलर। मीडियन, मीडियन का मतलब बेसिकली होता है मिडिल वैल्यू, मिड वैल्यू, मिड टर्म, बीच की टर्म जो होती है। तो अभी जैसे मैंने ये डेटा बोला, अब इस डेटा में अगर मैं बीच की टर्म देखूं तो ऐसे तो आप बोल दोगे 3 है, लेकिन नहीं, आप डायरेक्टली इसे ऐसे नहीं बोलोगे। ये रॉ डेटा है, कच्चा डेटा है, इसको पहले ऑर्गेनाइज करो, इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग की तरफ लेकर के जाओ। सबसे छोटा कौन है? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 8, फिर 10। तो 2 3 4 8 एंड 10। ठीक है, अब आप देखो मिडिल टर्म कौन सी है?
तो मिडिल टर्म है 4, तो ये आपका मीडियन हो गया जो बिल्कुल बीच में आता है डेटा के। वो जैसे ये हमारा कर्व है तो यहाँ बिल्कुल बीच में कौन आ रहा है, ये आपका मीडियन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर ये तो चलो ऑड थे, 5 थे, अगर सपोज़ कीजिए यहाँ पे 12 और हो जाता तो फिर क्या करते, फिर मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली बीच में ये जो 2 टर्म्स हैं इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज अभी अभी मीन निकाला हमने, कैसे निकालोगे, 4 + 8/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। तो यहाँ पे मीडियन कौन बन जाएगा हमारा, 6। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में लास्ट जो आता है वो आता है मोड। मोड का मतलब होता है वो टर्म जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। ठीक है, वो टर्म जो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये 12 नहीं होता, नहीं चलो इसमें चेंज नहीं करते, इसको 3 कर देते हैं। अब तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब एक ही बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका मोड क्या हो गया, 3। मोड बेसिकली क्या होता है, वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। अगर सपोज़ कीजिए 2 नंबर रिपीट हो रहे होते तो हम 2 बोल देते। सपोज़ कीजिए ये आपका 10 है, ये भी 10 होता, तो यहाँ पे 2 मोड हो जाते, 3 भी होता और 10 भी होता। ठीक है, फाइन। अब कई बार इसका एक फॉर्मूला आपने 9-10 में पढ़ा था, वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। आपको मीन और मीडियन की वैल्यू दे देगा, मोड निकालो। ये पेपर 2 में आने के चांसेस कम है, पेपर 1 में आने के चांसेस ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन के। यू शुड नो दिस। तो बेसिकली मीन, मीडियन, मोड मैंने आपको बताया। मीन आपको मैंने बताया इंटरवल लेवल पे होता है, मीडियन आपका उससे नीचे ऑर्डिनल लेवल पे होता है, और मोड उससे भी नीचे आपका नॉमिनल लेवल पे होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए फाइन। तो ये हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज कर लिए। अब हम बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। डिस्पर्जन का मतलब होता है आपका डेटा कितना ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंने डेटा अपना लिखा, मेरे क्लास में जैसे मेरे जो बच्चे हैं, कोई 2 नंबर ला रहा है, कोई 3 ला रहा है, कोई 4 ला रहा है, कोई 2 3 4। तो देखा जाए तो डेटा बहुत ज़्यादा फैला नहीं हुआ है, 2 3 4 लगभग इतने ही नंबर आ रहे हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए कोई 12 ला रहा है, कोई 20 ला रहा है, कोई 40 ला रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो डेटा कितना डिस्पर्स हो रहा है। तो डिस्पर्जन हम देखते हैं मिड वैल्यू के मुकाबले, कि यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है उसके मुकाबले कितना ज़्यादा डेटा लेफ़्ट और राइट की तरफ फैला हुआ है, दैट इज़ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन के लिए हम अलग अलग चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज की। रेंज बोलता है आपकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है उसमें से आप सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, क्या कहता है रेंज, इट सेज कि यू शुड सब्ट्रैक्ट द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जैसे मैं आपको डेटा देती हूँ 4 8 10 15 20 25, तो यहाँ हाईएस्ट वैल्यू 25 है, माइनस लोएस्ट 4 है, तो यानी कि 21। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपका डेटा 21 डिस्पर्स्ड। वहीं अगर ये 4 8 8 और 10 होता तो यहाँ पे आपका डिस्पर्जन 6 होता, तो कम डिस्पर्स्ड है। ठीक है, ओके फाइन। रेंज का सिंपल फॉर्मूला है ये, आर से डिनोट करते हैं इसको, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। दूसरा आपका आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या बोलता है, देखिए हमारा ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। ठीक है, इसमें हमारे बेसिकली अगर हम इसके क्वार्टर्स में इसको डिवाइड करें, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर, ये Q1 Q2 Q3 Q4। ना उसी Q1 का मतलब है सिर्फ ये, Q2 में Q1 भी इंक्लूडेड होता है। Q2 का मतलब ये पूरा, Q3 का मतलब क्या होगा फिर, ये पूरा, Q4 का मतलब क्या होगा फिर, ये सारा का सारा, ये सारा Q4 में आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इस तरीके से डिवाइडेड नहीं है कि भाई आप ये सोचो कि केवल ये Q1 है, केवल ये Q2 है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये Q1 है तो ये पूरा Q2 है, ये पूरा Q3 है और ये पूरा Q4 है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि आप, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है ये किसको कम पसंद आता है और किसको ज़्यादा पसंद आता है,
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जिन लोगों को पसंद आता है, जो बहुत एक्सट्रीम डेटा देते हैं कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वेरी स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली पसंद है, और ये लोग वो हैं जो स्ट्रांगली डिसएग्री बोलते हैं, बिल्कुल नहीं पसंद। तो हमें कभी भी जब हम डेटा को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा एग्री या बहुत ज़्यादा डिसएग्री वाले लोगों से बात करें। हम जो लोग थोड़े से मॉडरेट होते हैं, जो मतलब बिल्कुल कट्टर नहीं है, हम उनके आस्पेक्ट से समझना चाहते हैं डेटा को। तो यानी कि मुझे यहाँ पे Q4 नहीं चाहिए और मुझे यहाँ पे Q1 भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये दो डेटास को स्टडी करना है। ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपको ये और ये स्टडी करना है, ठीक है, केवल ये दो चीज़, तो यानी कि अगर मैं ये पूरा Q3 लूँ और इसमें से Q1 हटा दूँ तो यही आ गया जो मुझे चाहिए था, यही बचा ना केवल। आई वॉन्ट टू स्टडी this particular region which comes in the middle. I do not want to study the extreme data. So for that, what I have to do, I have to remove this Q1 and Q4. So if I take Q3 will be this to this, but it includes Q1 which I do not want to include. So what I will do, I will subtract Q1 from Q3. Very simple. मैंने क्या किया, मैंने Q3 में से, ये पूरा Q3 था, इसमें से मैंने ये Q1 जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वही आ गया Q2 एंड Q3, द वन विच आई वांटेड। ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब आप Q3 में से Q1 माइनस कर देते हैं तो ये आपका आ जाता है वो जो आप चाहते थे। आप क्या चाहते थे, यू वॉन्टेड ओनली दीज टू रीजन्स। ओके फाइन। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया कि आपने Q3 माइनस Q1 किया, इसे हम कहते हैं, ये भी एक तरह से रेंज हो गई ना, आप दो चीज़ों को माइनस कर रहे हो केवल, इसे हम कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। व्हाट डू वी कॉल इट, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टर्स के बीच की रेंज है ये, Q3 माइनस Q1। ठीक है, ओके फाइन। बट नाउ आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द डेविएशन। डेविएशन कितना आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली इनका एवरेज नहीं बोलेंगे, आपने डायरेक्टली इसको केवल माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, दैट इज़ इट। बाय दिस यू गेट द डेविएशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो यू शुड लर्न इट। रेंज का भी पूछा हुआ है, इनफैक्ट पेपर 1 में भी ये चीज़ आ सकती है। ओके फाइन, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ SD, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 9th-10th में निकाला हुआ है। ठीक है, अभी आपको पूरा नहीं करना। मीन जब हम निकालते थे, एज्यूम्ड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप बाय स्टेप मैथड, बहुत सारे मैथड्स आपने करे हुए हैं, बट अभी उतना डेप्थ में नहीं करना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है बेसिकली आपको, ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, ये आपका फर्स्ट, मतलब ये आपका मिड है बिल्कुल, ये एक डेविएशन है +1, ये +2 और ये आपका +3, ये आपका -1, ये -2, ये -3। नाउ सी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा जो मीन है यहाँ पे, जो मिड वैल्यू है वो है 100 की, और जो फर्स्ट क्वार्टर है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर नहीं बोलेंगे, ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन है, इस एक स्टैंडर्ड डिवीजन में 15 की वैल्यू में मान के चलती हूँ कि 15 तक का स्कोर यहाँ पे आएगा, मतलब ये 115 है, तो जो लोग 100 से 115 के बीच में स्कोर करेंगे वो यहाँ स्कैटर्ड है। जो लोग इससे कम करते हैं, 15 कम करते हैं, वो यानी कि 85 वाले हैं, तो 85 से 100 के बीच में जो लोग आते हैं वो यहाँ स्कैटर्ड हैं। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है 15 इज़ योर SD, मतलब कि कितना डेविएशन मीन से आ रहा है, मिडिल वैल्यू से आ रहा है। आपका जो मिड वैल्यू, जो मीडियन है, मीन है, जो ये NPC है, इसलिए आप में मिड में ही मीन मीडियन मोड आएगा। ठीक है, बेसिकली ये मीन की बात करते हैं, मीन से आपका कितना डेविएट हो रहा है, जो एक एवरेज है उससे आप कितना अलग आ रहे हो। एवरेज तो 100 कहता है, लेकिन आपका स्कोर 115 आ रहा है, तो मतलब आप एक स्टैंडर्ड डिवीजन आगे चले गए। आपका 130 आ रहा है तो आप 2 स्टैंडर्ड डिवीजन आगे चले गए। अगर आपका और 15 कम आ रहा है, 70 आ रहा है, तो यानी कि आप 2 स्टैंडर्ड डिवीजन कम आ रहे हो। ठीक है, ये चीज़ होती है स्टैंडर्ड डिवीजन कि आप मीन से कितना दूर हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार पूछा गया है आपसे एग्जाम में, तो द फॉर्मूला इज √ समीशन x - x बार स्क्वायर अपॉन n। मतलब कि
ये समीशन है, मतलब आपको प्लस करना है। क्या प्लस करना है? x मतलब जो आपका खुद का स्कोर है, ऑब्जर्व्ड स्कोर, माइनस x बार आपका मीन का सिंबल है। मीन, तो आपका स्कोर अगर सपोज कीजिए 120 आ रहा है और मीन आपका 100 है, तो आप इसको ऐसे करें, अपॉन टोटल लोग कितने थे, सपोज कीजिए 50 लोग थे, तो इसका आपको स्क्वायर करना है। तो ये आ गया 20/50। 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 400/50। यू कैन सॉल्व इट 8। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 8 का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 8 का स्टैंडर्ड डिविएशन है यहाँ पे। इस तरीके से आप करते हो। ओके फाइन। अब ये सम क्यों लगा है? क्योंकि आप केवल एक जने का थोड़ी ना देखोगे, आप तो पूरे डेटा का देखने वाले हो, तो उस अकॉर्डिंग आपको सम करना होता है, इनको ऐड करना होता है। ओके फाइन। और क्या समझना है इसमें? ये आपका फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज़ फॉर पॉपुलेशन। अगर आपको डेटा पॉपुलेशन का गिवन है तो, अगर सपोज कीजिए वो बोले मैं तो सैम्पल का डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करोगे? सैम्पल और पॉपुलेशन में डिफरेंस है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सैम्पल वाले में फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन सेम, जस्ट विद अ डिफरेंस दैट n-1 हो जाएगा, केवल -1, क्योंकि ऑब्वियसली सैम्पल कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से थोड़ा कम होगा, ये मान लो आप। तो इस तरीके से इसको याद कर लो, n-1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है फाइन। इसके बाद वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस इज सिंपली SD का स्क्वायर। SD का स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका वेरिएंस है। तो यानी कि इस फॉर्मूले में रूट हटा दो, केवल रूट हटा दो। समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार। एक वेरिएंस का और फॉर्मूला होता है रिलायबिलिटी के एस्पेक्ट में, तो रिलायबिलिटी का स्क्वायर इंटू 100, ये भी वेरिएंस है। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं न्यूमेरिकल आपके। वो बोल देगा कि भाई रिलायबिलिटी जो है वो 0.6 है, तो अब आप वेरिएंस बताओ। तो आप क्या करोगे? 0.6 का स्क्वायर इंटू 100, यानी कि 6 6 36, 36 तो 0.36 इंटू 100, तो 36% वेरिएंस आपका एक्सप्लेन कर रहा है। वो बोलता है कितना परसेंट वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, ये परसेंट में होता है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। वेरिएंस परसेंट का फॉर्मूला है ये, इन परसेंट आपका आंसर आता है। चलिए फाइन। अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की। उसके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, ठीक है। आपका जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, मैंने आपको भी बताया, जो मिड होता है इसका बिल्कुल, ये आपका मीन होता है। मीडियन भी यही होता है, मोड भी यही होता है। मीडियन एंड मोड ऑल्सो लाई इन द सेंटर ऑफ द NPC। इसको हम NPC बोल देते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है। ओके, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस, कितने आते हैं? +1, +2, +3, -1, -2, -3। ओके फाइन। इसके अलावा और क्या बात आपको पता होनी चाहिए? यू कैन सी दिस थिंग क्लियरली कि जो लेफ्ट हाफ है, दिस इज 100% इक्वल टू द राइट हाफ। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, लेफ्ट एंड राइट, तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं माना जाएगा। सो वन ऑफ द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इट इज दैट इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। अगर आप बीच में से इसको मोड़ दो तो बिल्कुल ओवरलैप कर जाएगा। दूसरी चीज़, इफ़ यू कैन सी, ये देखो, ये मैंने आपको ऐसे टच करता हुआ नहीं बनाया, टच नहीं कर रहा है ये। क्यों टच नहीं करता ये? बिकॉज द डेटा, आपने पूरी दुनिया का डेटा थोड़ी ना ले लिया जो आपको पता है कि हाँ ये यहाँ जाके स्टॉप होगा। दिस गिव्स द रूम फॉर इन्फिनिटी, के और आगे एक्सटेंड करेगा। इससे हम कहते हैं असिम्प्टोटिक। असिम्प्टोटिक, इट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, doesn't touch x axis। ओके फाइन। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मीन, मीडियन एंड मोड लाई एट द सेम पॉइंट, और वो सेम पॉइंट कहाँ पे है? सेंटर पे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए, और कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, वो मैं आपको बताती हूँ। Z का फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है,
z क्या होता है, x माइनस एम अपॉन एस डी। m मतलब आपका मीन, तो m के बजाय आप x बार भी लगा सकते हो, x माइनस एक्स बार अपॉन एस डी। वो आपको बोलेगा कि आपका मार्क्स 16 आए और आपका मीन 20 था, एस डी 4 का है, तो बताओ आपका z स्कोर क्या है। तो z स्कोर क्या होगा, 16 माइनस 20/4 यानी कि -4/4 यानी कि -1। ये आपका z स्कोर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यू शुड लर्न दिस। माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ओके, एक ये फॉर्मूला आपका आता है। आई वुड सजेस्ट यू कि आपकी जो नोटबुक है उसमें लास्ट पेज पे या फर्स्ट पेज पे आप 2-3 पेज छोड़ें और वहाँ पे केवल न्यूमेरिकल्स के लिए जगह रखें। वहाँ पे मैं आपको जो भी टी टेस्ट, एनोवा जो भी करवाऊंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो सारे फॉर्मूलाज आप एक जगह रखें। तो उससे क्या होता है, आपको रिवाइज करने में समय नहीं लगेगा। तो सारे न्यूमेरिकल एक जगह आप रखें। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो आपको करना होता है, डैट इज़ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये गेट में ज़्यादातर पूछते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला क्या है, एस डी डिवाइड बाई मीन इंटू 100। गेट में ये 2 एक बार पूछा गया है, तो ये आप याद रखें, हो सकता है आपसे भी पूछ लें। ठीक है, चलिए अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से, कर्व से रिलेटेड 2 बातें और जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस। स्क्यूनेस और कोटोसिस का क्या मतलब है, एक सेकेंड, यही मैं अलग से बताती हूँ आपको। स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आपका डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं। तो बेसिकली अगर वो असिमेट्रिकल है, कितना असिमेट्रिकल है, कितना लेफ्ट राइट ओवरलैप नहीं करता, वो स्क्यूनेस होता है। डिग्री ऑफ असिमेट्री, अगर असिमेट्री है तो मतलब आपका स्क्यूड है, अगर असिमेट्री नहीं है मतलब स्क्यूड नहीं है। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व तो असिमेट्री नहीं दिखाता, तो इसका मतलब वहाँ पे स्क्यूनेस क्या होगा, 0। वहाँ पे स्क्यूनेस नहीं है। स्क्यूनेस आता कब है, जब आपका डेटा एक तरफ ज़्यादा लीन्ड हो, जैसे ऐसे हो आपका डेटा, या फिर आपका डेटा ऐसे हो, ये स्क्यूनेस है। अब यहाँ पे अगर आप मिड में लाइन ड्रॉ करो और लेफ्ट राइट को देखो तो दे आर नॉट इक्वल। लेफ्ट और राइट वाला जो पोर्शन है वो बराबर नहीं है, ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे असिमेट्री है, मतलब यहाँ पे स्क्यूनेस है। इस स्क्यूनेस को हम क्या कहते हैं, ये है आपका पॉजिटिव स्क्यू, ये है आपका नेगेटिव स्क्यू। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो मीन स्कोर होता है वो मोड से राइट हैंड साइड पे होता है। मीन जो आएगा वो इस तरफ आएगा, ज़्यादा स्कोर्स इस तरफ आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछते, आज से डायरेक्ट एग्जाम में पेपर 1 में भी पूछा गया है ये, कि आपका अगर इजी है पेपर तो कैसा स्क्यू आएगा, या डिफ़िकल्ट है पेपर तो कैसा आएगा। कई बार होता है ना एग्जाम में, अगर मॉडरेट है पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल तब तो एनपीसी आएगा। अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है या बहुत ज़्यादा हार्ड है तो स्क्यूड हो जाएगा वो। तो अगर बहुत ज़्यादा ईजी पेपर है आपका तो नेगेटिव स्क्यू होगा, ईजी पेपर। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है तो आपका पॉजिटिव स्क्यू होगा। ये आपको याद रखना है, दैट इज़ इट, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, ओके फाइन। अब एक और आपका टॉपिक आता है कुर्टोसिस। व्हाट इज कुर्टोसिस? कुर्टोसिस का मतलब होता है आपका जो ये डेटा है ये कितना स्टीप है या कितना शैलो है, मतलब ये इस तरीके से चौंचदार है या ये इस तरीके से बैठा हुआ है, ये होता है कुर्टोसिस। हमारा जो डेटा है वो ना तो ज़्यादा बहुत ऊपर की तरफ है ना बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, हमारा डेटा नॉर्मल है, हमारा डेटा इस तरीके से है। अगर ऐसा होगा या ऐसा होगा तो वो हम कुर्टोसिस में इसको मानेंगे। कुर्टोसिस में बेसिकली 3 तरह के कुर्टोसिस होते हैं। ये आपका नॉर्मल डेटा है, इससे हम कहते हैं मेसोकोर्टेक। मेसोकोर्टेक ये नॉर्मल है। अगर ये ऐसा आता है ऊपर की तरफ उठा हुआ, इसे हम कहते हैं लेप्टोकोर्टेक। और अगर ये बिल्कुल बैठा हुआ आता है तो इसे हम कहते हैं प्लेटाकोर्टेक। ये आपके पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो मेसोकोर्टेक में आपका जो ये है कुर्टोसिस, मेसोकोर्टेक में उसे हम 3 मानते हैं। मैं यहीं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। बेसिक जो है इसमें कुर्टोसिस को हम 3 मानते हैं।
अगर लेप्टोकुर्टिक है तो लेप्टोकुर्टिक में हम मानते हैं 3 से ज़्यादा है, ठीक है, 3 से ये ज़्यादा होगा। और अगर प्लेटाकुर्टिक है तो ये 3 से कम होगा। इस तरीके से आपको केवल ये याद रखना है, दैट इज़ इट। ओके, चलिए जेड स्कोर का मैं आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, दैट इज़ इट। इतना आपको याद रखना है। आपसे जो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसमें इतना ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। ओके फाइन। अब आपका जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसका मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगी। ये डिस्क्रिप्टिव का है, इसको अच्छे से समझे, अच्छे से याद करें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।